नमस्कार। सार्थक एकेडमी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले एक सूचना आपको देनी है कि सार्थक एकेडमी ने विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास तौर से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया है, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और जो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका उल्लेख वहाँ पर कर दें। उसके बाद जो भी जानकारी है वो आपसे शेयर की जाएगी। चलते हैं आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदुओं पर। पहला टॉपिक आज जो हम लोगों ने उठाया है वो ऋषि कपूर। दिनों पहले जो घटनाएं घटित हुई, 4 सितंबर 1952 को जन्मे ऋषि कपूर का भी निधन हुआ। इससे पहले इरफान खान का निधन हुआ था। बॉलीवुड में लगातार एक शोक की लहर 2 दिनों तक लगातार चलती रही। 67 वर्षीय बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल को निधन हो गया और 29 अप्रैल को ही इरफान खान का निधन हुआ था, जाने माने कलाकार का। ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे। मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया कि 4 सितंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था। 1970 में मेरा नाम जोकर में इन्होंने बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। 1973 में बॉबी फिल्म में इन्होंने पहली बार मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई और 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। 2008 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार भी अब तक दिए जा चुके हैं। इनका निकनेम चिंटू था। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है पिट्सबर्ग जलवायु संवाद। 28 अप्रैल 2020 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र में 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व प्रकाश जावड़ेकर, हम सब जानते हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, ने भाग लिया था। 11वें सत्र की मेजबानी जर्मनी ने की और यूनाइटेड किंगडम यूके ने सह मेजबानी की। ध्यान देना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी इसमें भाग लिया और उन्होंने कोविड-19 के कारण लोगों की पीड़ा और वैश्विक अर्थव्यवस्था की अस्थिरता की चर्चा की। दुनिया को 2050 तक कार्बन तटस्थता न्यूट्रलिटी के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए कहा। उन्होंने दूसरे बिंदु पर यह रखा कि उन देशों की सहायता मिलनी चाहिए जिन देशों ने जलवायु परिवर्तन के लिए कम से कम जिम्मेदार हैं और साथ ही साथ उन्हें इसका प्रभाव सबसे अधिक झेलना पड़ रहा है। विकासशील देशों द्वारा अपनी आबादी को जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से बचाने में उनकी मदद करने के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। विकासशील देशों में अनुकूलन प्रयास के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष जुटाने के वादे के साथ काम शुरू करने पर जोर दिया। महासचिव ने सभी देशों को एक साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्थायी विकास कार्यवाही के लिए सामान्य रूपरेखा अर्थात वर्ष 2030, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, वर्ष 2030 एजेंडा और पेरिस समझौते का भी उल्लेख किया। उन्होंने सभी देशों को वर्ष 2050 तक पहुंचने के लिए रणनीतियां तैयार करने के लिए कहा है और यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि वर्ष 2050 का टारगेट कार्बन उत्सर्जन या तटस्थता है, जिसे कम से कम उत्सर्जन पर लाया जा सके। महासचिव ने जलवायु विकास के लिए तीव्र विकास के लिए 6 कार्यों का प्रस्ताव रखा। नंबर 1, वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने में खरबों डॉलर खर्च होगा। ऐसे में नई नौकरियों और व्यवसायों की व्यवस्था करना पहला सुझाव दिया गया। दूसरा, करदाताओं के पैसे का उपयोग हरित रोजगार और स्थायी विकास के लिए हो। राजकोषीय क्षमता में वृद्धि करना तीसरा उपाय। चौथा, सार्वजनिक धन का स्थायी क्षेत्रों और परियोजनाओं में निवेश किया जाए। पांचवा, वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बारे में जिसमें जलवायु से संबंधित जोखिम और अवसरों के बारे में विचार किया जाना शामिल है। छठवां, आपात स्थिति के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तौर पर सभी देशों को एक साथ काम करने पर बल देना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सुरेश एन पटेल, जो देश के नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं।
हम सब जानते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्हें पद की शपथ दिलाई। सुरेश पटेल ने टी.एम. भसीन का स्थान लिया है, जो कुछ दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। सुरेश एन पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र का 3 दशक का अनुभव है। आंध्रा बैंक के निर्देशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी निर्देशक के तौर पर भी इन्होंने अपनी सेवा दी है। इस पद पर उनके साथ दूसरे सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल हैं और शरद कुमार हैं। हम सब जानते हैं कि सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सहित 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, सतर्कता आयुक्त शरद कुमार और दूसरे सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल होंगे। अब जरा चर्चा कर लेते हैं कि ये पद कैसे और कब अस्तित्व में आया। संथानम समिति का गठन 1962 में किया गया था, जिसने 64 में अपनी रिपोर्ट दी। उसमें इस पद आयोग के गठन की बात कही गई थी। 1964 में इस विभाग का गठन किया गया, सतर्कता आयोग का गठन किया गया। यह बहुसदस्यीय संस्था है और सांविधिक स्टैट्यूटरी स्टेटस की संस्था है। आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। मैंने अभी उल्लेख कर दिया कि मुख्य हैं संजय कोठारी और 2 हैं शरद कुमार और सुरेश एन पटेल। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति से की जाती है। इन 3 सदस्यीय समिति के पहले सदस्य प्रधानमंत्री, दूसरे लोकसभा में विपक्ष का नेता और तीसरे केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। जो भी पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग इनको रिटायर लेनी होगी, चाहे 4 वर्ष पूरे हो जाएं या 65 वर्ष पूरा हो जाए। सेवा से मुक्त होने के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि सेवा से मुक्त होने के बाद आयोग के पदाधिकारी केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पुलित्जर पुरस्कार 2020। हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा। पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस विख्यात पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र का नोबेल भी कह देते हैं। जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकार मुख्तार खान, डार यासीन, चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में यह प्रदान किया गया है। पिछले वर्ष अगस्त माह में 370 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति को फोटोग्राफी के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए इन तीनों फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार दिया गया है। इन पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया है। ये तीनों पत्रकार एसोसिएट प्रेस एपी के नाम से जाने जाते हैं कि संस्था में न्यूज एजेंसी के लिए काम करते हैं। ये तीनों पत्रकार एसोसिएट प्रेस, जिसे एपी के नाम से भी जानते हैं, नामक न्यूज एजेंसी के लिए काम करते हैं। थोड़ा सा इस पुरस्कार के विषय में बात कर लें। हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने सन 1917 में इस पुरस्कार की स्थापना की। 15,000 अमेरिकी डॉलर का यह नगद पुरस्कार 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने जो यह पुरस्कार की स्थापना की वो अमेरिका में ही प्रदान किए जाते हैं। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि सार्थक एकेडमी में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट शुरू किया गया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण क्लासेस नहीं चल सकती। तो ऑफलाइन की बजाय इस बार ऑनलाइन टेस्ट शुरू किया गया है, जिसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने मैसेज करके अपना नाम और जिसके लिए आप देना चाहते हैं उसका मुख्य रूप से उल्लेख कर सकते हैं। हालांकि यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज जारी है।